गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में मैं दिलीप पुरी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पॉलिटी में करंटली वी आर डीलिंग विद पार्लियामेंट सीरीज, और पार्लियामेंट सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा ऑल्सो नोन एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, इस ऑफिस को हम बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ जाके ये वाला वीडियो देख सकते हैं। सो स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स इन लोकसभा, इन सारे ऑफिस को हम डील कर चुके हैं। साइमल्टेनियसली राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट को भी हम कवर कर चुके हैं। तो पार्लियामेंट का काफ़ी सारा पार्ट, लोकसभा का कंपोजिशन कैसे होता है, राज्यसभा का कंपोजिशन कैसे होता है, किस तरीके से इनके चुनाव होते हैं, क्या मेथड होता है, क्या तरीके होते हैं, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मेजर चंक ऑफ पार्लियामेंट इट हैज़ बीन कवर्ड ऑलरेडी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पार्लियामेंट के अंदर जो हमें जानना ज़रूरी है अगर हम पॉलिटी अच्छे से समझना चाहते हैं या हमारे देश की पॉलिटिक्स अच्छे से समझना चाहते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा ये पार्लियामेंट के कुछ और पहलुओं पर डिस्कशन लेगा, कुछ ऐसे और ऑफिसेस हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना बाकी है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स है, पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में जानेंगे, किस तरीके से पार्लियामेंट काम करती है इस बारे में जानेंगे। तो अब की क्लासेस पार्लियामेंट के रिमेनिंग पार्ट को कवर करेगी। जो मोटा मोटा पार्ट था, जो मोटे मोटे ऑफिसेस थे, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज का क्लास इसको और एक्सटेंड करेगा, पार्लियामेंट को और बेहतर से समझने में हमारी मदद करेगा। सो विदाउट एनी वेस्ट हम क्लास चालू करते हैं, लेकिन क्लास चालू करने से पहले आप ये प्रिल्यूड देख लीजिए। सो वेलकम बैक क्लास। आज का टॉपिक पार्लियामेंट्री कंसेप्ट। पार्लियामेंट्री कंसेप्ट बोल देते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ ऑफिसेस पढ़ेंगे, कुछ पोजीशंस पढ़ेंगे और कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे पार्लियामेंट वर्किंग के। क्लियर है? तो आज का जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस। पूरे हाउस का, पूरे सदन का लीडर है। तो एक लोकसभा का लीडर होगा, एक राज्यसभा का लीडर होगा, दोनों हाउस का लीडर होता है। ठीक है, अभी अपन जो बातें करेंगे वो ऑलमोस्ट दोनों हाउस में वैलिड है, दोनों हाउस की सिमिलरिटीज है, और कुछ डिफरेंसेस आएंगे वो मैं आपको वैसे ही चॉक आउट कर दूंगा क्या क्या डिफरेंसेस है। तो लीडर ऑफ द हाउस, दोनों सदन का जो लीडर है, जो दोनों हाउसेस का अलग अलग लीडर है, वो कहलाता है लीडर ऑफ द हाउस। अब कौन होता है लीडर ऑफ द हाउस? तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसका जो हेड होता है उसे बनाया जाता है लीडर ऑफ द हाउस। तो आपको पता है कि रूलिंग पार्टी, लोकसभा में दो पार्टी है, दो पार्टी इन द सेंस, एक तो रूलिंग पार्टी एरिया हो गया जो मेन जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती हैं, और मेजोरिटी पार्टी है। सिमिलरली बहुत सारे अपोजिशन है जिनके पास, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीट तो जीत के आए लेकिन उनकी पार्टी मेजोरिटी नहीं अचीव कर पाई, यानी लोकसभा में सरकार नहीं बना पाई। तो मेजोरिटी पार्टी नहीं है, एक अपोजिशन है और एक मेजोरिटी है। अब उस अपोजिशन में बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं, बट मोटा मोटा कैटेगराइजेशन अपन क्या कर सकते हैं, एक मेजोरिटी है और एक माइनॉरिटी है। ठीक है, तो जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी है या जिस भी कोलिशन के पास मेजोरिटी है, उसका जो लीडर होगा उसको बनाया जाएगा लीडर ऑफ द हाउस। जनरली क्योंकि लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी का लीडर हमेशा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, तो इनको लीडर ऑफ द हाउस बनाया जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर नहीं है बल्कि राज्यसभा का मेंबर है। वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं है, वो राज्यसभा का मेंबर है। जैसे इंदिरा गांधी थी, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, तो ये क्या थे, या देवगौड़ा साहब थे, तो ये सब राज्यसभा के क्या थे? राज्यसभा के मेंबर थे। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर दे वर नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा, दे वर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सो राज्यसभा के मेंबर होने की वजह से अब इनको लोकसभा का तो लीडर नहीं बनाया जा सकता, राज्यसभा का लीडर बना सकते हैं इनको, लेकिन लोकसभा का लीडर तो नहीं बना सकते इनको। तो उस केस में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है किसी भी दूसरे मेंबर को या मिनिस्टर को कि भैया इसको बनाया जाए लीडर ऑफ द हाउस। तो जब भी लोकसभा का मेंबर प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, या प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का पार्ट नहीं होगा, राज्यसभा का पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ तो लोक का होगा या राज्यसभा का होगा। ठीक है, यहाँ राज्यसभा का मेंबर होगा, तो वो नॉमिनेट करेगा लोकसभा के अंदर कि भैया इसको लीडर ऑफ द हाउस बनाया जाए। ठीक है, अगर नहीं है, खुद ही लोकसभा का मेंबर है, तो वो खुद ही बनेगा, अदरवाइज वो नॉमिनेट कर देगा किसी भी बंदे को जो कि लोकसभा का लीडर बन जाएगा। सिमिलरली राज्यसभा में भी लीडर ऑफ द हाउस होगा। अब लीडर ऑफ द हाउस क्या है? फ्लोर लीडर है, वो पूरे हाउस का लीडर है। वो इंश्योर करेगा कि जो गवर्नमेंट का बिजनेस है या पार्लियामेंट का बिजनेस है प्रॉपर वे में कंडक्ट हो, फेयर वे में कंडक्ट हो, अलॉन्ग विद द स्पीकर, ये इंश्योर करेगा। तो जितना भी बिजनेस मेंटेन करना है पार्लियामेंट के अंदर, या जितना भी काम कार्यवाही होगी पार्लियामेंट के अंदर, प्रॉपर तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, कंडक्ट प्रॉपर हो, उसको इंश्योर करने का काम किसका है? लीडर ऑफ द हाउस का काम है। क्लियर है? तो ये था लीडर ऑफ द हाउस वाली पोजीशन। इसको मैंने आपको बताया, लीडर ऑफ द हाउस हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। इसका मेंशन कहां पे? इसका मेंशन है रूल्स ऑफ
प्रोसीजर फॉर लोकसभा, ठीक है, जो प्रोसीजर है फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा वहां पे दिया गया है, और राज्यसभा का राज्यसभा के रूल्स में दिया गया है, ठीक है। फिर आता है एक लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब ये क्या इंपॉर्टेंट पोजीशन है, लीडर ऑफ द हाउस मेरे को लगता है इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, अपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, वाद विवाद, वार्तालाप, डिसेंट, आपको अपनी क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है। सरकार जो भी काम कर रही है, हर काम को क्रिटिसाइज नहीं करना कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है तो उसको भी क्रिटिसाइज करने लग जाए, ये काम नहीं है। बट हर पॉलिसी पे एनालिसिस होना चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए, और आपका व्यू पॉइंट सामने आना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि गलत है तो आप कम से कम उसके ऊपर बोलने का आपको अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो जो भी काम सरकार कर रही है उसको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करने के लिए अपोजिशन का काम है। आज लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं बैठाते, भाई हम सरकार चाहें अगर तो रूलिंग पार्टी बनाती है, जिसके पास मेजोरिटी है वो सरकार बनाए, तो लोकसभा के अंदर सारे मेंबर उन्हीं के बैठाओ। जो अपोजिशन हार गए उनको लोकसभा में बैठाने का मतलब क्या है, क्योंकि आपको अपोजिशन की आवाज को भी सुनना है, उनको भी आवाज देनी है, उनकी सोच को भी कदर करनी है, उनकी सोच, उनकी थॉट प्रोसेस को भी हमने कदर करनी है, हमने सुनना है, हमने समझना है। हो सकता है कहीं गलत सरकार जा रही हो तो उसको अमेंडमेंट करे, उसमें कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन करे, और फिर हम देश के हित के बारे में बात करें, देश की जनता के हित के बारे में बात करें। तो डेमोक्रेसी बनाने का कंसेप्ट यही था ना, नहीं तो ऑटोक्रेसी चल रही थी अच्छी खासी, एक आदमी था या एक पार्टी थी वो रूल कर रही है, अपनी सोच के अनुसार देश चला रही है। डेमोक्रेसी लाने का मेन पर्पज ही ये है कि भैया दूसरी साइड भी दिखे, जो आप कर रहे हो उसको कोई क्रिटिसाइज करने वाला भी हो, उसको प्रॉपरली कोई इवेल्युएट करके एनालाइज करके आपके इफेक्ट्स बताने वाला भी हो, क्या सिंगल माइंडेड सोच नहीं होनी चाहिए। तो यही काम था। अब इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन भी एक पोजीशन बनाई गई। वापस इस पोजीशन को किसने बनाया, रूल्स ऑफ हाउस में ही दे रखा है, इसको भी आपको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा, क्लियर है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कुछ कंडीशन है कि भैया जिस पार्टी के पास 1/10 ऑफ द सीट होगी, जिस पार्टी के पास 1/10 ऑफ द सीट ऑफ द हाउस होगी, उस पार्टी 1/10 मिनिमम है, ये ना 1/10 वाले को नहीं बनाएंगे, जिस भी अपोजिशन के पास ज्यादा सीट होगी। अब अपोजिशन में बहुत सारी पार्टी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, आप भी हो सकती है, सपा भी हो सकती है, बसपा भी हो सकती है, बहुत सारी पार्टीज हो सकती है ना। तो इसलिए जिस भी पार्टी के पास मैक्सिमम होगी उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाएगा। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि क्या 1/10 सीट तो होनी ही चाहिए। तो अगर 543 लोगों की लोकसभा है तो इसमें से कम 55 लोग होने चाहिए, किसी पार्टी की सीट्स होनी चाहिए 55 टोटल लोकसभा में, तभी उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हमारे यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भी नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस है, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसके पास टोटल 52 सीट्स हैं, 52 सीट्स है, और मिनिमम कितनी चाहिए भैया आपको, 55 चाहिए लोकसभा में और 25 चाहिए राज्यसभा में, तब जाके आपका लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली है नहीं, क्योंकि अपोजिशन हमारा पता नहीं क्या कर रहा है, अपोजिशन तरीके से काम नहीं कर पा रहा होगा शायद, इस वजह से अपोजिशन के पास इतनी सीट्स नहीं है, और मिनिमम सीट्स होने की जो क्राइटेरिया है उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन आज की तारीख में मौजूद नहीं है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। लीडर ऑफ अपोजिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी पोजीशन है, क्योंकि यहीं से क्रिटिसिज्म आएगा, यहीं से पॉलिसी का इवेल्युएशन आएगा। बट क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है तो वो बिजनेस को तरीके से अरेंज ही नहीं कर पाते हैं। इनका काम क्या है, उनका काम क्या है, जो लीडर ऑफ द हाउस है उनको पूरे हाउस को मेंटेन करना है, पूरे बिजनेस को अरेंज करना है। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन को क्या है, अपोजिशन के जो मुद्दे हैं या अपोजिशन के जो पॉइंट है उनको तरीके से मैनेज करना, उनको पार्लियामेंट्री वे में प्रपोज करना, प्रस्ताव देना, सामने रखना, वो काम किसका है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का है। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जब मौजूद ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, जो अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम अपोजिशन है वो तरीके से नहीं चलेगा। तो ये एक मिसिंग पोजीशन है जो अभी मौजूद नहीं है। बट मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। यूएस में इसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी लीडर। जैसे उसको मेजोरिटी लीडर बोलते हैं तो इसको बोलते हैं माइनॉरिटी लीडर, ठीक है, क्योंकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। और ब्रिटेन में तो क्या है, ब्रिटेन वापस मैंने बताया, ब्रिटेन की जो सरकार है या ब्रिटेन का जो मॉडल है वो इतना अच्छा है कई जगह तो, कि जहां से हमने लिया है, लेकिन फिर भी हमारे BR अम्बेडकर साहब बोल के भी गए थे कि वी हैव रैंसैक्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कई कॉन्स्टिट्यूशन में से अच्छे अच्छे पॉइंट उठाए, हमने कॉपी नहीं किया, बट कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट है वो उठाए। लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे पॉइंट है जो मुझे लगता है अच्छे लेने चाहिए थे हमको, पर हमने लिए नहीं। खैर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, बट ये ऐसा कुछ हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो क्या किया गया ब्रिटेन में, क्या है, ब्रिटेन में एक अलग ही कंसेप्ट है शैडो कैबिनेट का। तो जिस तरीके से हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो मेन गवर्नमेंट रहती है, जो सरकार मेजोरिटी पार्टी है, वो पोजीशन देती है अलग अलग मिनिस्ट्री पे। कैबिनेट मिनिस्टर जिनको हम पढ़ चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, तो हर मिनिस्ट्री का एक आदमी होता है, हेड होता है, जो उस मिनिस्ट्री को होल्ड करता है और सारे पोर्टफोलियो को होल्ड करके उसके डिसीजन वो लेता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जिसे कहते हैं।
अब ब्रिटेन में क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा एक शेडो कैबिनेट भी है। मिनिस्टर जो रूलिंग है, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो रूलिंग पार्टी है वो तो अपने मिनिस्टर बनाएगी, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो भी आइडेंटिकल पोजीशन में एक शेडो कैबिनेट बनाती है। तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है तो शेडो कैबिनेट में भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा, आपका डिफेंस है तो वहां पे भी एक डिफेंस मिनिस्टर होगा, जो एक्चुअल में काम तो नहीं कर रहे, एक्चुअल में तो पोजीशन में नहीं है, लेकिन एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट तैयार रखते हैं ताकि क्या हो, इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म आए, फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर क्रिटिसाइज कर पाए या इवेल्युएट कर पाए उनकी पॉलिसीज को डिफेंस से फाइट करना है आपको, फाइनेंस एक्सटर्नल मिनिस्टर को एक्सटर्नल मिनिस्टर से फाइट करना है। एक एक पॉइंट पे बारीक नुआंसेस डिस्कशन हो सके, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपर्ट बैठा है, यहाँ पे भी एक्सपर्ट बैठा है, दोनों एरियाज के अलग अलग एक्सपर्ट बैठे हैं। एक मेन रूलिंग पार्टी में जो पॉलिसी बना रहा है, देश को चला रहा है, और एक उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसमें खामियां निकालने के लिए, ये गलत कर रहे हो, सही गलत बताने के लिए है, ताकि दूसरी आवाज मिले। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, डिसेंट, दूसरी आवाज चाहिए हमारे को। तो शेडो कैबिनेट इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बट हमारे यहाँ पे ये पोजीशन नहीं है, हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन बना रखा है, बट पूरी शेडो कैबिनेट नहीं है। ये लेंगे तो शायद और बेहतर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सकता है। क्लियर है? तो ब्रिटिश में कंसेप्ट है शेडो कैबिनेट भी। तो लीडर ऑफ द हाउस समझ आ गया आपको, लीडर ऑफ द अपोजिशन आपको समझ में आ गया। अब आता है एक विप। विप का मतलब क्या होता है, भैंत, चाबुक होता है, घोड़े को मारते हैं विप, तो उसी तरीके से विप की पोजीशन है। अब जैसे अगर आप चाबुक इमेजिन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पोजीशन भी समझ में आ जाएगी। हर पार्टी क्या करती है, अपना एक विप ऑफिशियल बना के रखती है, हर एक विप बना के रखती है, जो कि इंश्योर करता है कि हर मेंबर पार्टी के तरीकों पे, पार्टी की बातों पे कायम रहे, पार्टी के मुद्दों पे कायम रहे, और पार्टी जैसा बोलती है वैसा का वैसा काम करे। क्योंकि अगर आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उस पार्टी की वैल्यूज, उस पार्टी के बिलीव्स, उस पार्टी की जो भी बातें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर। और इस चीज को इंश्योर करने का काम किसका है, विप का है। या फिर पार्लियामेंट में जैसे आपको पता है मोस्टली जो सारा काम होता है वो काय पे होता है, वोटिंग पे होता है। मोस्टली सारा काम क्या होता है, मोशन हो गए, रेजोल्यूशन हो गए, बिल्स हो गए, सब वोटिंग पे डिपेंड करता है। तो हर आदमी जिस पार्टी को बिलोंग करता है उस पार्टी के इंस्ट्रक्शंस या उस पार्टी के जो वोटिंग चाहती है उसको फॉलो करे, ये इंश्योर करना भी किसका काम है, विप का काम है। मोदी जी के पास 303 सीट्स हैं लोकसभा में। सपोज करो सेशन में सारे के सारे नहीं आते, मात्र 250 लोग ही आते हैं, मात्र 250 लोग ही आते हैं बीजेपी के, मात्र 250 लोग आते हैं। तो कोई भी मुद्दा अगर पास करना है तो 250 से ऊपर उनको मेजोरिटी चाहिए होगी। मेजोरिटी अचीव करने के लिए, हाउस मेजोरिटी अचीव करने के लिए, अगर अपन सिंपल मेजोरिटी ले लें तो हाउस की हमारे को मेजोरिटी चाहिए होगी। लेकिन क्योंकि यहां पे लोग कम हैं, यहां पे लोग कम है, अगर मैं मान लेता हूं कि पूरा हाउस में बाकी सब आए हैं, मोदी जी के आदमी ही कम आए, तो 250 लोग आए, तो इनका जो बिल है या इनका जो मोशन है वो क्या पास हो पाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके यहां पे लोग कम है। 250 तो चलो फिर स्ट्रक हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे का पता नहीं, अपन मान लेते हैं मात्र करें बीजेपी के 200 लोग ही आए सदन के अंदर। लेकिन कोई भी बिल पास कराने के लिए अगर आपको सपोज करो कि आपको मेजोरिटी चाहिए 241 लोगों की, अगर अपन सिंपल मेजोरिटी की बात करें, 480 लोग मौजूद है, तो 241 लोग आपको चाहिए बीजेपी के वो बिल पास कराने के लिए, या वो रेजोल्यूशन या वो मोशन पास कराने के लिए। ठीक है, एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। लेकिन क्योंकि इनके 200 लोग ही आए हैं सेशन में, पार्टी के आदमी तो हैं, पार्टी की सीट्स तो हैं 303, लेकिन मौजूद सेशन में कितने हुए हैं, सिटिंग में कितने मौजूद हुए हैं, 200 लोग ही मौजूद हुए हैं। तो ये इंश्योर करेगा विप कि भैया ये अटेंडेंस पूरी की पूरी दें, जब हमने बुलाया है तब सारे के सारे आए, और जो हम बोल रहे हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। तो ये बेसिकली चाबुक का काम कर रहे हैं कि भैया आपको ये चीज़ करनी है, पार्टी इंस्ट्रक्शंस, पार्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं, और पार्टी को जहां आपकी ज़रूरत है वो आपको काम करना ही करना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, भैंत पड़ेगी, चाबुक पड़ेगी, और वो उस केस में क्या होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं इनके अगेंस्ट, इनको वार्निंग दी जा सकती है, इनके प्रिविलेजेस छीने जा सकते हैं, इनको सस्पेंड किया जाता है, इनको पार्टी से निकाला भी जा सकता है। तो ये इंश्योर करना किसका काम है कि जो पार्टी बोल रही है उसी तरीके से काम हो रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है पार्टी से, पार्टी द्वारा मेंबर से, वो मेंबर वो काम कर रहा है, ये इंश्योर करना काम है विप का। सो एवरी पार्टी हैज इट्स विप, अपोजिशन का भी होगा, मेजोरिटी का भी होगा, रूलिंग का भी होगा, छोटी मोटी पार्टी होगी उसका भी विप होगा, क्योंकि सबका पार्टी का कोई ना कोई से होगा, कोई ना कोई से होगा, उस से को सारे मेंबर उस पार्टी के फॉलो कर रहे हैं, ये इंश्योर करना काम है विप का। अब इसका जो जिक्र है, इसका जिक्र न तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ना आर्टिकल 118 के तहत जो आपने रूल्स फ्रेम करें उसमें दिया गया है, इसको बनाया गया है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के थ्रू। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन अलग अलग जगह से जो पार्लियामेंट में कन्वेंशन होते हुए आए हैं उससे इसको अडॉप्ट किया गया है, बाकी इसका कोई और कोई अस्तित्व इसका है नहीं। रूलिंग एंड अपोजिशन हैबिट, ये मैंने आपको बता ही दिया, रूलिंग पार्टी का भी होता है और अपोजिशन पार्टी का भी विप होता है, जो पार्टीज हैं सबका विप होगा।
एंश्योर्स अटेंडेंस, फॉलोइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिक्योर सपोर्ट एंड मॉनिटर्स बिहेवियर। तो पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, बीजेपी का विप होगा तो बीजेपी की पार्टी के लोग फोकस करेगा, आईएनसी का होगा तो आईएनसी पे फोकस करेगा कि भैया वो आ रहे हैं जब उनकी ज़रूरत है, वो मौजूद होते हैं सेशन में, जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं, पार्टी ने दिए हैं, वो फॉलो किए जा रहे हैं, जो सपोर्ट हमें उनसे चाहिए वो सपोर्ट हमारे को डिलीवर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंश्योर करना विप का काम है। अगर ये नहीं होता तो उनको वार्निंग्स मिल सकती है या फिर अगर अदर डिसिप्लिनरी एक्शन उनके ऊपर उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ तो ऑफिसेस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ पार्लियामेंट के दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। पार्लियामेंट मिलती कब है, कैसे मिलती है, कैसे काम करती है, उसको चालू करते हैं। तो सबसे पहला आता है सेशन। सेशन क्या है? अब पार्लियामेंट क्या है, 365 दिन काम नहीं करती। पार्लियामेंट 365 दिन काम नहीं करती, या गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं उनकी तरह काम नहीं करती कि भैया हम सब जगह मौजूद है, बस छुट्टियां जो होती है उस दिन हटा देते हैं, बाकी हम मौजूद हैं। पार्लियामेंट से मतलब क्या है? लोकसभा राज्यसभा के बैठे हुए मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेसी काम करती है, पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करेगी, लेकिन पार्लियामेंट में जो सदन है वो सदन काम नहीं करता 365 दिन। ठीक है, जो डिस्कशन करना है, सदन का काम क्या है? डिस्कशन करना, कानून बनाना, बिल बनाना, ये उनका काम है। बिल बना के देश पे लागू करना इनका काम है। ठीक है, तो ये जो सदन है ये कभी भी ऐसा नहीं है कि हर बार आपको मौजूद मिलेगा 365 के 365 दिन, या छुट्टियां अगर हटा दो तो मौजूद मिलेगा, नहीं। ये मिलता है साल में कुछ बार ही, ये साल में मिलता है कुछ बार में, और जो मिलने का जो नाम है वो क्या है? सेशन। तो पार्लियामेंट्री सेशन किए जाते हैं साल के बीच में, अलग अलग ब्रेक्स के बीच में। ठीक है, उनको बोला जाता है सेशन। पूरे 320 दिन या 365 दिन या ऑल राउंड द ईयर ये लोग नहीं बैठते हैं। दे कम फॉर अ स्पेसिफिक सिटिंग, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और उस पीरियड को बोला जाता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो जनरली हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं। जनरली हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन विच कैन बी इन बिटवीन फरवरी टू मई, कभी भी हो सकता है फरवरी मई के बीच में। फिर आपका आएगा मॉनसून सेशन जो जुलाई से सितंबर के बीच में कंडक्ट किया जाता है, और फिर आता है आपका विंटर सेशन जो नवंबर और दिसंबर सर्दियों में होता है। बाकी दिन ये क्या करते हैं? बाकी टाइम ये प्रचार प्रमोश करते रहते हैं, अपना साल भर अपनी प्रमोशन मार्केटिंग करते रहते हैं अपनी पार्टीज की। इन दिनों में भी करते हैं जब इनको, क्योंकि क्या है अब ये जब जुलाई टू, जब जैसे मैंने बताया फरवरी टू में, तो ऐसा नहीं है फरवरी टू में भी ये रोज रोज बैठेंगे, रोज रोज नहीं बैठेंगे, ये कभी कभी बैठेंगे। जैसे ये अभी आपका बजट सेशन है, तो ये बजट सेशन का कैलेंडर रिलीज किया गया है। 31 जनवरी में 1 दिन बैठेंगे, फरवरी में ये 5-7 दिन बैठेंगे, फिर ये मार्च में बैठेंगे, फिर ये अप्रैल में 3-4 दिन बैठेंगे, बस। दिस इज ऑल। जहां हमारे को पूरे देश को गवर्न करना है, हमारे को बिल्स बनाने हैं, आप इनकी पॉलिसीज देखो, आप इनके बैठने के तौर तरीके देखो। इतने दिन बैठते हैं, बाकी टाइम तो ये क्या होता है? पार्टी पॉलिटिक्स में लग जाते हैं। तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स हैं, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं, और जिसको मौका मिलेगा वो फायदा उठाएगा ही। ठीक है, तो ये इनके पार्लियामेंट्री सेशन की ये सिटिंग है, कैलेंडर रिलीज कर देते हैं, प्रोविजनल कैलेंडर की, इस दिन हम बैठना है, इस दिन हम बात करेंगे, ये इस तरीके से इनका कैलेंडर रिलीज है। और इसमें भी अभी जो सिटिंग हो रही है, अगर आपको याद हो तो 3-4-5 दिन से तो इनकी सिटिंग ही नहीं हो पा रही। जब भी ये बैठते हैं तो ये राहुल गांधी के ऊपर कोई क्लेम लगाते थे, उधर राहुल गांधी की अलग डिमांड है, ये लोग सेशन ही कंडक्ट नहीं करा रहे। हमारा मेन काम क्या है? बिल बनाना, कानून बनाना, और कानून बनाने के चक्कर में पहली बात तो ये मिलेंगे इतना कम, और मिलने के बाद उस सिटिंग में भी ये कुछ बैठेंगे, उसमें भी ये लड़ाई झगड़े करते रहेंगे। और अब तो क्या हो गया स्थिति कि भैया सेशन ही कंडक्ट नहीं हो रहा, आ रहे हैं और हाथों हाथ स्थगित कर दिया जाता है, सेशन एडजर्न कर दिया जाता है कि अगले दिन के लिए इसको एडजर्न कर दिया गया है। तो अभी 17 को एडजर्न हुआ है, 20 को अब जाके मिलेंगे वापस, और उस दिन भी फिर आगे कंडक्ट होता है इनका बिजनेस या नहीं होता है, गॉड नोस। तो एनीवेज ये जो पीरियड है ये कहलाता है सेशन। ठीक है, मैं एक बार पहले कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर ये जो जनरल बातें हैं तो अपन बाद में कर लेंगे। तो सेशन क्या है? जब जब पार्लियामेंट मिलती है कानून बनाने के लिए, उसे बोला जाता है पार्लियामेंट्री सेशन। जनरली 3 सेशन होते हैं। एक होता है आपका बजट सेशन जो कि अभी चल रहा है, बजट सेशन, देन आपका मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है फिर आपका विंटर सेशन। मिनिमम आपको 2 बार तो मिलना ही है, क्योंकि मैक्सिमम गैप क्या है? 6 मंथ। मैक्सिमम गैप विच कैन बी देयर इन बिटवीन 2 सेशंस इज ऑफ 6 मंथ्स। मैक्सिमम 2 सेशन के बीच में आपको 6 महीने का गैप मिल सकता है। तो 6 महीने के हिसाब से भी चलेंगे, गैप लेके चलेंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम 2 सेशन तो आपको साल के अंदर रखने ही रखने हैं, और जनरली यहाँ पे 3 रखे जाते हैं। ठीक है, इस बीच के पीरियड को बोला जाता है रिसेस, इंटरवल। ठीक है, रिसेस की भैया ये बीच का टाइम है, ये छुट्टियों का सीजन है इनका, ये इसमें दूसरे काम कर सकते हैं। तो सेशन जब पार्लियामेंट के सारे लोग एमपीज मिलेंगे, सदन में मिलेंगे, विचार विमर्श करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मोशन पास करेंगे, रेजोल्यूशन बनाएंगे, या आपके बिल्स पास करेंगे, उस पीरियड को बोला जाता है सेशन। ठीक है, आती है बात समझ में? तो ये पूरा एक सेशन है, ये पूरा एक सेशन है। ये सेशन हो गया बजट सेशन, जनवरी से लेके अप्रैल तक का कैलेंडर है ये। ठीक है,
इसके बीच बीच में ये जो मिलते हैं 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 7 तारीख, ये जो तारीख है ये कहलाती है मीटिंग या सिटिंग्स, ठीक है, क्योंकि मीटिंग बोलते हैं, ये मीटिंग है और मीटिंग के अंदर फिर होती है सिटिंग्स, ठीक है। अभी के लिए आप इसको मीटिंग सिटिंग कुछ भी बोल लो, बाकी अभी आगे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरा का पूरा ये कहलाएगा पार्लियामेंट्री सेशन या बजट सेशन। पार्लियामेंट का कौन सा सेशन है? ये बजट सेशन है। जनवरी से मई के बीच में होना चाहिए, फरवरी के मई के बीच में होना चाहिए, और ये फरवरी से मई के बीच का टाइम टेबल है इनका, ठीक है। ये आ गई बात। अब चलें आगे। अब एक बार वापस देख लो इसको। सबसे पहले क्या है? सेशन। सेशन हुआ। अब सेशन के बाद क्या होता है? अंदर होती है इसमें मीटिंग, अंदर होती है इसमें मीटिंग, ठीक है। तो सेशन तो एक पूरा पीरियड हो गया जब के लिए वो मिलेंगे, जैसे फरवरी से मई के बीच में मिलेंगे। अब फरवरी से मई के बीच में जिस जिस दिन मिलेंगे वो कहलाएगी मीटिंग। मीटिंग के अंदर होते हैं 2 सेशन, एक होता है प्री लंच सेशन और एक होता है पोस्ट लंच सेशन, ठीक है। एक तो सुबह का सेशन हो जाएगा 11 से 2 बजे तक का, 11 से 1 या 11 से 2 बजे तक का, और फिर उसके बाद लंच होगा और उसके बाद 2 से 6 बजे तक का बाकी का सिटिंग हो जाएगी। तो उसको बोला, सॉरी सेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सिटिंग, ठीक है। सेशन पूरा, फिर मीटिंग, फिर सिटिंग, ठीक है। सिटिंग, ये इस तरीके का इनका प्रोसीजर होता है। क्लियर है? अब क्या होता है इनमें? 4 ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना है। समन, एडजर्नमेंट साइन डाई और आपका फाइनल प्रोरोगेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होगा? सेशन। सेशन के लिए क्या करता है? कॉल अपॉन करते हैं। कॉल अपॉन करने को बोलते हैं समन। कॉल अपॉन करने को क्या बोलते हैं? समन। कभी भी कोई कॉल अपॉन होता है, किसी को बुलाया जाता है, अगर आपको कोर्ट भी बुलाएगा या कि भैया आओ पेशी दो, तो उसको समन ही बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, जब पार्लियामेंट के मेंबर्स को बुलाया जाता है तो उसको बोलते हैं समन। समन कौन करता है? फॉर सेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। समन कौन करता है? प्रेसिडेंट। ऑफिशियली कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट पीछे बैक एंड में कौन करता है? जो लीडर ऑफ द हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपका जो स्पीकर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो आपस में डिस्कस करके बोलेंगे किसको? आपके प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे कि भैया वी आर नाउ रेडी टू मीट इन दी पार्लियामेंट, तो यू शुड समन दी पार्लियामेंट, ठीक है। आप पार्लियामेंट के सदन को बुलाइए। तो ये समन होगा। ये सबसे पहला काम क्या हो जाएगा? समन करना, ठीक है, बुलाना, कॉल करना। अब समन करने के बाद क्या, जो मैंने आपको कैलेंडर दिखाया पीछे, जो मैंने आपको कैलेंडर दिखाया, यहां पे बुला लिया गया 31 तारीख को पार्लियामेंट को बुला लिया गया। अब हर दिन इनकी क्या है? अलग अलग मीटिंग है। हर दिन मतलब बीच में छुट्टियां हटा देते हैं और जब इनको ऑफ रखना है तब ऑफ रख लेते हैं। उन दिनों में क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। तो हर मीटिंग को समन करता है। अब यहां पे भी अपन इसको समन लिख रहे हैं, पर इसका कहने में इसको समन नहीं बोलना, कंफ्यूज मत होना। ये सेशन का समन है। सबसे शुरुआत में क्या होता है? मोटा टर्म सेशन का समन ही है। उसके बाद मीटिंग बुलाना या कॉल अपॉन ही कर दो इसको, आप समन वर्ड ही हटा दो। यहाँ पे मीटिंग कॉल अपॉन कौन करता है रोज? स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा होगा तो वाइस प्रेसिडेंट या जो भी चेयरमैन की गद्दी पे बैठा है वो करेगा आपके समन या कॉल अपॉन करेगा फॉर मीटिंग। सेशन तो आ ही गया, सेशन को प्रेसिडेंट ने बुलाया, सारे के सारे एमपीज आ गए, जो भी एमपीज आने थे। अब मीटिंग के अंदर रोज कौन बुलाता है? वो बुलाता है आपका स्पीकर, ठीक है। तो मीटिंग हुई। अब मीटिंग के अंदर क्या क्या होता है? क्वेश्चन आर क्या होता है? 0 आर क्या होता है? ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझ लो कि इस दिन को कोई मीटिंग हुई, उसको बुलाया स्पीकर ने। उस मीटिंग को जब वो खत्म करेगा तो वो कहलाएगा उसको एडजर्न। क्या कहेगा? एडजर्न। तो आज जैसे 18 तारीख है, आज तो चलो सैटरडे है तो आज तो कुछ होगा नहीं। 18 तारीख को, जैसे सपोज कर लो आप 18 तारीख को सुबह सुबह कॉल अपॉन हुई, मीटिंग हुई स्पीकर साहब ने, पूरे दिन की मीटिंग हुई, सिटिंग हुई, खत्म हुई। शाम को क्या हो जाएगा? शाम को ये हो जाएगी एडजर्न। शाम को क्या हो जाएगी? 6 बजे हो जाएगी एडजर्न, स्थगित कर दी जाएगी। काई के लिए? जो इनकी नेक्स्ट तारीख है, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, जब भी इनको करनी है तब के लिए इसको एडजर्न कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा मीटिंग को, कि अब 18 के बाद हम कब मिलेंगे? स्पीकर साहब बोलेंगे द हाउस हैज बीन एडजर्न टिल 21 ऑफ मार्च, ये ऐसे बोलेंगे। फिर 21 मार्च को वापस नई चीज आ जाएगी, आपकी नई सेटिंग कैरी ऑन हो जाएगी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से तो प्रोसीजर होता है एक मीटिंग का। अब ये जो पूरा सेशन है जनवरी से लेके मई और फरवरी से लेके मई के बीच का, एक दिन क्या होगा? पूरा इनका जो भी डिस्कशन था, जो भी इनका एजेंडा था, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वन फाइन डे द टॉपिक विल बी ओवर, द टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स नीड टू बी डिस्कस्ड आर ओवर। तो क्या बोलेंगे? फिर क्या होगा? फिर अब हमारे को क्या करना है? हमारे को खत्म करना है, हमारे को ये सेशन खत्म करना है। मतलब जो हमारा बजट सेशन चल रहा है, अब इस सेशन को एंड करना है। इस सेशन को एंड करने के लिए क्या किया जाता है? एडजर्न साइन डाई किया जाता है। एडजर्न साइन डाई, ठीक है। इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए खत्म करने को बोला जाता है इन एडजर्न साइन डाई, ठीक है। ये वर्ड है साइन डाई मतलब इनडेफिनेट।
तो स्पीकर साहब क्या बोलेंगे, अब ये जो सदन है ये एडजर्न साइन डाई किया जा रहा है, यानी कि स्थगित किया जा रहा है फॉर इनडेफिनेट पीरियड। अब मिलना कब है वापस ये हमें अभी नहीं पता, प्रेसिडेंट साहब समन करेंगे, ठीक है, अभी के लिए नहीं पता। अभी के लिए जो भी बिजनेस हमें डिस्कस करना था इस सेशन में, इस पूरे फरवरी से लेकर मई तक के महीने में, या जब तक इन्होंने रखा है, इस दरमियान जो भी हमें डिस्कस करना था, जो भी बातें हमें करनी थी, वो सारी हमने कर ली है। अब जो भी मुद्दे हैं वो रह गए, अब इसको अगले सेशन में कंडक्ट किया जाएगा। अभी के लिए इस सेशन को स्थगित किया जा रहा है। दिस सेशन हैज बीन एडजर्न साइन डाई, यानी कि इंडेफिनेट पीरियड के लिए इसको एडजर्न किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, अब एडजर्न साइन डाई से यहां पे अब कब खत्म नहीं हुआ है, अब प्रेसिडेंट के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी और प्रेसिडेंट इसको करेगा प्रोरोगेशन। अब प्रेसिडेंट को जब ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि दिस हाउस हैज बीन एडजर्न साइन डाई इंडेफिनेट पीरियड के लिए, सारे डिस्कशन हो गए हैं, इसको स्थगित कर दिया गया है, अब आप जाओ प्रोरोग करो। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, प्रोरोगेशन निकालेंगे। जिस तरीके से उन्होंने समन किया था सेशन चालू करने के लिए, उसी तरीके से भी इसको सेशन खत्म करने के लिए प्रोरोगेशन करेंगे, प्रोरोग करेंगे, ठीक है। तो ये 4 वर्ड होते हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए। एक बार वापस देख लो, समन जब प्रेसिडेंट कॉल अपॉन करता है कि भैया सारे के सारे जो मंत्री हैं, जो सारे के सारे जो सदन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, वो आके अब सेशन के लिए इस पार्लियामेंट में जुड़े, ठीक है। फिर उनके अंदर सेशन के अंदर क्या होती हैं, सिटिंग्स होती हैं, अलग अलग सिटिंग्स होती हैं, अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। तो उस मीटिंग्स को कॉल अपॉन करते हैं हमारे स्पीकर साहब, मीटिंग कंडक्ट की जाती है, सारा बिजनेस डिस्कस किया जाता है, पूरा का पूरा जो काम है पार्लियामेंट का वो किया जाएगा। और फिर जब उसको स्थगित किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट डे, या छुट्टियों के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जितनी भी देर के लिए, फॉर अ डेफिनेट पीरियड, वो बता के करेंगे कि भैया अब हम कल मिलेंगे, अब हम परसों मिलेंगे, या अब हम मंडे को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एडजर्न करके स्थगित करेंगे फॉर अ डेफिनेट पीरियड, तो उसको बोला जाएगा एडजर्नमेंट। उसके बाद जब पूरे सेशन का सारा बिजनेस हो जाए, जो ये पहले समन किया गया था जिसके लिए कि 2 महीने के लिए हमने आपको बुलाया है, वो पूरा सेशन कंडक्ट करने के बाद सारा डिस्कशन हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, जो जो हमें बात करनी थी खत्म कर दें, तो क्या किया जाएगा, एडजर्नमेंट साइंड है। स्पीकर साहब बोलेंगे अब साइंड है, अब जो स्थगित हो रहा है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, डेफिनेट पीरियड के लिए हो रहा था कि कल आके मिलना है, परसों आके मिलना है, या 4 घंटे बाद मिलना है, या 2 दिन बाद मिलना है, ठीक है। यहां पे क्या है, इंडेफिनेट पीरियड, भैया मैंने सारा बिजनेस कवर कर लिया है, सारा बिजनेस कवर हो चुका है, अब जो ये है हाउस, ये स्थगित किया जा रहा है फॉर इंडेफिनेट पीरियड, एडजर्न फॉर इन इंडेफिनेट पीरियड, तो उसको बोलेंगे एडजर्नमेंट साइंड है। या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी भी आ सकती है, ऐसी कोई इमरजेंसी भी आ सकती है, ये तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन कभी कभार इमरजेंसी ऐसी आ सकती है कि भैया सपोज करो कोई पेंडेमिक आ गई बीच में, सेशन चल ही रहे हैं, अभी मौजूद ही चल रहे हैं, लेकिन अब पेंडेमिक आ गया या कोई वॉर छिड़ गई, तो भी क्या कर सकते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई कर सकते हैं। बट एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या है कि सेशन के बिजनेस को यहां ओवर कर रहे हैं, अब स्थगित कर रहे हैं हमारे पार्लियामेंट को फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। अभी नहीं पता कि वापस कब मिलेंगे, अभी नहीं पता वापस कब मिलेंगे, यहां पता था कब मिलेंगे, यहां पता नहीं है कब मिलेंगे। और जब ये एडजर्नमेंट साइन दिया जाता है प्रेसिडेंट की इंफॉर्मेशन में, प्रेसिडेंट को समझ में को बताया जाता है कि भैया एडजर्न कर दिया गया, साइन डाई फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड, तो वो इशू करेंगे फिर प्रोरोगेशन, और फिर इसके बाद ये सब घर छुट्टी मनाने जा सकते हैं, अपने प्रचार प्रमोश में वापस लग सकते हैं। तो ये 4 वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं इन दी बिजनेस ऑफ हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए, लोकसभा के लिए भी है और राज्यसभा के लिए, दोनों हाउस में काम तरीके सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इस सिटिंग के अंदर क्या क्या होता है इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी के लिए अपन को सिटिंग होती कैसे ये समझनी थी। फिर आता है कोरम, फिर आता है कोरम। तो कोरम क्या होता है, वैसे शायद मैं आपको बता चुका हूं पहले, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन दी पार्लियामेंट और इन दी रिस्पेक्टिव हाउसेस फॉर अ सेशन टू बी कंडक्टेड और फॉर अ मीटिंग टू बी कंडक्टेड। तो जितने भी लोग हैं, जैसे कि आपके लोकसभा में है 545 लोग और आपके 543 लोग, और यहाँ पे आपके 245 मान लो, या 252 मान लो, आप तो मोटे मोटे मान लो 550, क्योंकि फिर फ्रैक्शन में तो वैसे भी नहीं आएगा, और 250, ठीक है, 550 और 250 लोग मान लो, अब फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो 1/10 ऑफ दी लोग मतलब 55 लोग मौजूद होने चाहिए यहाँ पे, और 25 लोग मौजूद होने चाहिए यहाँ पे। कोई भी सिटिंग, कोई भी सेशन कैरी ऑन होने के लिए स्पीकर साहब आएंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आएंगे, स्पीकर हैं अगर लोकसभा में, और अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन साहब हैं, ये आएंगे, ये देखेंगे कि भैया इस सदन में ये अचीव हो पा रही है, कोरम अचीव हो पा रहा है, तो हम हमारे बिजनेस को कंडक्ट को आगे करें, बिजनेस को चलाएं, जो जो हमें डिस्कशन करना है, जो जो पेपर प्रेजेंट करने हैं, जो भी वार्तालाप करनी है उसको आगे कंडक्ट करें। अगर ये कोरम अचीव नहीं हो पाता तो ये कॉल अपॉन करते हैं, ये कॉल अपॉन करते हैं कि भैया द कोरम ऑफ द हाउस हैजंट बीन अचीव्ड, एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू बी बाय देयर सीट, ठीक है। ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भैया जो जो लॉबीज में वो भी आ जाओ, कोरम नहीं हो पा रहा तो अभी हम सेशन आगे नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, सिटिंग आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो कोरम जब तक अचीव नहीं होगा ये बोलेंगे, और उसके बाद अगर इनको लगता है कि कोरम अचीव नहीं हो पा रहा है बोलने के बाद, तो ये क्या कर देंगे, ये इस हाउस को वापस एडजर्न कर देंगे, द कोरम हैजंट बीन अचीव। तो एक हाउस के चला गया, स्थगित हो गया वापस। तो मतलब बहुत ही बढ़िया काम है। जब आपको भगाना हो आप सेशन आराम से कंडक्ट नहीं कर सकते, बिजनेस को आप आग लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है देश के पॉलिटिकल सिस्टम में इतने सारे फ्लॉज चल रहे हैं, ठीक है। तो कोरम अचीव करना हमारा एम है, कोरम अचीव करना हमारे स्पीकर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों हाउस में कोरम अचीव हो। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम स्ट्रेंथ है विच नीड्स टू बी देयर फॉर एनी सेशन और सिटिंग टू कैरी ऑन। फिर वोटिंग इन दी हाउस की बात आती है। तो वोटिंग इन दी हाउस क्या है? वोटिंग इन दी हाउस आपको जैसा पता है कि पार्लियामेंट में जो भी मेन काम होता है, मोशन पास होने हैं, कोई भी चीज़ पास होनी है, डिबेट होगी, उस पर कोई निष्कर्ष पे पहुंचना है, बिल्स पास होने हैं, वो सारे क्या होते हैं, वोटिंग के तहत डिसाइड किए जाते हैं कि भैया ये पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पास होने के लिए दो शब्द है, एज एंड नोज, ठीक है, आईज एंड नोज, मतलब येस और नो, येस और नो बेसिकली। तो स्पीकर साहब जब भी डिस्कशन खत्म हो जाता है, डिबेट खत्म हो जाती है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट्री मेंबर से या हाउस के मेंबर से कि भैया अब आप हमें बताएं कि हु इज विद दी प्रपोजल एंड हु इज अगेंस्ट दी प्रपोजल। जो भी डिस्कशन हो रहा है, हु इज विद दी टॉपिक एंड हु इज अगेंस्ट दी टॉपिक। डिबेट में जो भी हुआ, कौन साथ है, कौन इसके विपक्ष में है। जो अगर साथ में वो बोलेंगे आईज, वो बोलेंगे आईज, और जो इनके विपक्ष में है, जो अगेंस्ट है, उसको बोलना है नोज, ठीक है। इस तरीके से डिसाइड किया जाता है हमारे भारत में या हमारी किसी भी पार्लियामेंट में कि भैया कोई भी डिबेट है उसका निष्कर्ष क्या है। अब स्पीकर साहब या प्रिसाइडिंग साहब, जैसे उधर चेयरमैन साहब अगर राज्यसभा में, ये बोलेंगे, डिबेट होगी, फिर सब लोग क्या बोलेंगे, चिल्लाएंगे, वहीं से अपनी अपनी जगहों से चिल्लाएंगे आईज, और ऐसे ही चिल्लाएंगे नोस, अलग अलग जो भी मेंबर्स है पार्लियामेंट के। इस पे एंड में स्पीकर साहब अपना से देंगे कि मुझे लगता है आईज हैव इट। अगर उनको लगता है फॉर वाले जीत गए, येस वाले जीत गए, तो बोलेंगे आई थिंक आईज हैव इट, और उनको लगता है ना वाले जीते हैं तो बोलेंगे आई थिंक नोज हैव इट। इस तरीके से इसका डिसीजन होता है। क्लियर है? अगर इनके डिसीजन पे किसी को प्रॉब्लम है, उनको चैलेंज करता है, तो ये बोलेंगे वापस से एक बार आईज और नोज करा सकते हैं। उसके बाद भी इसको क्लेम किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको खड़ा करके भी गिनवा सकते हैं, कुछ भी तरीके से इनको निष्कर्ष पे पहुंचना है और वो पहुंच सकते हैं। जनरली क्या होता है, आवाज से ही पता पड़ जाता है किसकी आवाज तेज बुलंद है, आईज की आवाज बुलंद है या नोज की आवाज बुलंद है। उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है कि आप मोशन के साथ जा रहे हैं या मोशन के विपरीत विपक्ष में जा रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज वोटिंग इन दी हाउस। फिर आता है लैंग्वेजेस इन दी हाउस। अब क्या है, लैंग्वेज जो हमारे पार्लियामेंट या सदन में है, वो जनरली जब कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ था तो हिंदी इंग्लिश दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी गई थी। इंग्लिश हाउएवर वाज कंसिडर्ड ऑफिशियल टिल 15 ईयर्स ओनली। पहले बोला गया 15 साल तक के लिए इसको ऑफिशियल रखना है, बाद में क्या कर दिया जाएगा, इंग्लिश को हटा दिया जाएगा। बट विथ 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया, जिसके तहत क्या कर दिया गया, इंग्लिश को भी एज अ परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश। आप आराम से हिंदी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ पे, जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा प्रिसाइडिंग ऑफिसर मदर टंग में बोलने की अनुमति भी दे सकते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो किसी भी प्रवक्ता को या किसी भी जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको मदर टंग में बात करने की भी परमिशन दे सकते हैं आज की तारीख में, क्योंकि साइमल्टेनियस ट्रांसलेटर भी लग चुके हैं। साइमल्टेनियस ट्रांसलेटर भी लग गए हैं, सबके पास साइमल्टेनियस ट्रांसलेटर है। आपने देखा होगा कभी पार्लियामेंट्री सेशन अगर आपने देखा हो तो हेडफोन लगे हुए होते हैं, यहाँ पे साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन चलता रहता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं मदर टंग में मेरी स्पीच या मेरा जो भी काम है, मेरी जो भी शब्द है मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, मेरा जो भी विचार है मैं किसमें करना चाहता हूँ, मदर टंग में डिलीवर करना चाहता हूँ, या मैं हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहूँगा। बट इट टोटली इज इन दी हैंड ऑफ द स्पीकर। हिंदी इंग्लिश तो ऑफिशियल है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी हो गया भैया। फिर आता है राइट टू पार्टिसिपेशन या राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कौन पार्ट करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पार्ट लेंगे। लोकसभा में कौन पार्ट लेगा, लोकसभा के मेंबर पार्ट लेंगे। राज्यसभा में कौन पार्ट लेगा, राज्यसभा के मेंबर लाएंगे। तो ये तो जनरल है, ठीक है, ये तो जनरल है कि भाई यही लोग पार्ट ले सकते हैं और कोई पार्ट नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, जो भी मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि आप लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, आप राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं। आप लोकसभा में भी बैठ सकते हैं और आप राज्यसभा में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस हाउस में हो उसी हाउस में आप बैठे, जिस हाउस से आप मिनिस्टर हैं उसी हाउस में आप बैठे, या जिस हाउस के आप मेंबर हैं उसी से आप मिनिस्टर उसी हाउस में आप बैठे।
आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या नहीं कर सकते, आप वोट नहीं कर सकते, आप बैठ के वोट नहीं कर सकते। आप लोकसभा में हैं तो लोकसभा के अंदर वोट कर सकते हैं, आप राज्यसभा से मिनिस्टर हैं तो आप राज्यसभा में वोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोकसभा के मेंबर होके या लोकसभा में मिनिस्टर होके आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप राज्यसभा में वोट करें, या राज्यसभा के मेंबर होते हुए आप मिनिस्टर हो तो आप लोकसभा में वोट कर दें। आप जिस भी सभा के मेंबर होंगे, जिस भी सदन के मेंबर होंगे, वोटिंग आप वहीं कर सकते हैं। बैठ आप किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, इवन आप ज्वाइंट सीटिंग में भी बैठ सकते हैं, इवन आप ज्वाइंट सीटिंग में भी बैठ सकते हैं। ज्वाइंट सीटिंग में तो वैसे आ ही जाएंगे, बट आप स्पेसिफिकली हाउस में भी बैठ सकते हैं। यही पावर अटॉर्नी जनरल को भी दी गई है। ये तो मिनिस्टर की बात थी, मिनिस्टर तो चलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही है। अटॉर्नी जनरल भी क्या है, दोनों हाउसेज में बैठ सकता है, ज्वाइंट सीटिंग में बैठ सकता है, बट वोट नहीं कर सकता, वोटिंग पावर नहीं है। प्रोसीडिंग्स देख सकता है, अपने को विचार रखने तो विचार भी रख सकता है, बट वोटिंग नहीं कर सकता। तो ये राइट टू पार्टिसिपेशन है टू दी मिनिस्टर एंड दी अटॉर्नी जनरल। देन देर इज लेम डक सेशन। अब लेम डक सेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। लेम डक सेशन इज बेसिकली लास्ट सेशन ऑफ दी प्रीवियस लोकसभा, ठीक है। तो जो लोकसभा अब खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, उसका लास्ट सेशन है। नई लोकसभा इलेक्ट हो गई है, ये पुराने लास्ट सेशन है, जो पुराने जो लोकसभा के मेंबर्स थे उनका सेशन है, लास्ट सेशन। टाटा बाय बाय बोलने के लिए, फेयरवेल बोलने के लिए, फेयरवेल देने के लिए, ये उसको बोला जाता है लेम डक सेशन। और इसमें जिन मंत्रियों का सिलेक्शन वापस नहीं हुआ, मंत्री इन द सेंस जिन मेंबर्स का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन सांसद का वापस से चुनाव नहीं हुआ है नई वाली लोकसभा में, तो उसको बोला जाता है लेम डक। क्योंकि ये उदास हैं, निराश हैं कि वापस से चुन के ये नहीं है, तो उनको लेम डक बोला जाता है। और सेशन को बोला जाता है लेम डक सेशन। तो लास्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ दी प्रीवियस लोकसभा जो भी थी ना, लास्ट सेशन जो अब खत्म हो गई है, नए चुनाव हो गए, नई लोकसभा आ गई है, उनके लिए आ गई है, और पुरानी के लिए लास्ट सेशन रखा गया है। ये लोकसभा में ही होगा, एक बेसिक सा कंसेप्ट है, ये लोकसभा में ही होगा। क्यों होगा ऐसा, लोकसभा में ही होगा क्योंकि राज्यसभा तो वैसे भी परमानेंट हाउस है, उसमें तो लास्ट वाली लोकसभा होती नहीं है, लास्ट वाला हाउस तो होता ही नहीं है, नया हाउस इलेक्ट होके तो आता नहीं है, 1/3 लोग ही आते हैं रिप्लेस होते हुए। तो ये हमेशा कहाँ पे होगा लेम डक सेशन, ये आपके लोकसभा के अंदर ही होगा। तो ये तो था आपका लेम डक सेशन, और इसी के साथ कुछ कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, बाकी जो कंसेप्ट्स हैं वो अपन अगले वाली क्लास में करेंगे थोड़े। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो सिटिंग हमने पढ़ी थी, सेशन सिटिंग जो हमने पढ़ा था, अब सिटिंग के अंदर काम कैसे होता है, जो डे है वो कैसे निकलता है, क्वेश्चन आर क्या होता है, जीरो आर क्या होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से इन पे मोशंस पे बात होती है, इन सारे पहलुओं पर हम डिस्कशन करेंगे इन आर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए शुक्रिया, ध्यान रखिए। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं, दिक्कत इन द सेंस पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आपस के दुख दर्द मत बताइएगा। कोई भी आपको कोई परेशानी इन दी चैप्टर हो या इन दी टॉपिक हो या कुछ भी आपको समझ नहीं आया, प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।